स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। तो बहुपद चैप्टर है जो बीजगणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम बहुपद की परिभाषा भी समझेंगे, उसमें बीजगणित क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये समझेंगे, चर अचर शून्यक इनके बारे में समझेंगे। और इस चैप्टर में आने वाली विभिन्न सर्व समीकरणों के बारे में भी डिटेल से हम समझेंगे, जिससे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप बेसिक को अच्छे से देखना, तो क्या है कि बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में बैठ जाएगा। तो देखिए, बीजगणित बीजगणित है जो गणित की एक शाखा है। गणित की बहुत सी शाखाएं होती हैं, उसमें बीजगणित भी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर अक्षरों को लिया जाता है, यानी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का मतलब है जैसे एक्स है, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, इस तरह के। तो इनको बीज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बीज। पहले हमारे टाइम में कैक है, गे भी चलते थे, कैक है, गे वगैरह, तो इनको बीज बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम बीजगणित पड़ा है। तो इन बीजों का प्रयोग करके, बीजों का मतलब अक्षरों का प्रयोग कर करके और गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, उसको हम बीजगणित बोलते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या है? यदि कोई संख्याएं, संख्याएं का मतलब कांस्टेंट, यानी यू कह सकते हो आप, अचर कह सकते हो आप, इसमें अचर और बीज आपस में चारों मूलभूत संक्रियाओं, बीज का मतलब आप ये अक्षरों कह सकते हो या चर कह सकते हो। कहने का मतलब चर और अचर चारों जो मूलभूत संक्रियाएं होती है हमारे मैथमेटिक्स में, जोड़ है, बाकी है, गुणा, भाग, इन चिन्हों से आपस में जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। कहने का मतलब है चर और अचर राशि होती हैं जो जोड़ के द्वारा, बाकी द्वारा, गुणा द्वारा या भाग द्वारा आपस में जुड़ी हुई हो तो वो एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैंने इस तरह से ले लिया, जैसे एक्स है, ये 2x ले लिया। देखो यहाँ x+7 ले लिया, x/7 ले लिया, यहाँ x-2 ले लिया, तो ये बीजीय व्यंजक है। अब नेक्स्ट है बहुपद। मोस्ट डेफिनेशन इसकी देखो, इसके वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक आपको समझा दिया मैंने। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो। देखो आप नंबर लाइन देखो, आप इसको आप यूं भी कह सकते थे, ऋणेतर पूर्णांक को यूं भी कह सकते हैं थे आप कि पूर्ण संख्याएं हो। क्या है? घात हो जो पूर्ण संख्याएं हो। पूर्ण संख्याएं क्यों कह सकते हैं? देखो आप नंबर लाइन पर ये 0 है, इधर -1 है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक है। तो ये क्या कह रही है डेफिनेशन? देखो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात है जो ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर का मतलब ऋण को छोड़ करके, इस पार्ट को छोड़ करके ये घात में हो ना, पावर में हो, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखो 0 1 2 3 ये पावर में होनी चाहिए, तो हम इस चीज को तो पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इनको। तो हम ऐसे भी सकते हैं कि जो घात के अंदर पूर्ण संख्याएं होंगी तो वो बहुपद कहलाएगा। अब इससे परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि घात के अंदर एक तो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट का नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिए, जैसे x का स्क्वायर ले लिया, x² + 7 ले लिया, कुछ भी ऐसे और ले लिया मैंने, रूट में x+7 ले लिया, और यहाँ मैंने 1/x+5 ले लिया। अब देखिए इसके अंदर कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पर तो ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए ना, चर है ना, चर क्या है? x है। चर की घात ऋणेतर पूर्णांक है, पूर्णांक की लिस्ट ये लिख दी मैंने आपको, इनमें से होनी चाहिए घात, तो ये इसमें है, सेटिस्फाई कर। यहाँ देखो रूट x है, रूट एक्स को हम ऐसे लिखते हैं x⁴ 1/2 प्लस में 7। तो देखो x⁴ मैंने कहा था कि आपका रूट में नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 1/2 है जो पूर्ण संख्या की लिस्ट में तो है ही नहीं हमारे पास में, तो ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से 1/x+5 है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, x⁻1 लिख सकते हैं और प्लस में 5। देखो यहाँ मैंने बताया था कि पावर में नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, रूट में नहीं होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये तो परिभाषा की विपरीत है। परिभाषा ये कह रही है कि ऋणेतर पूर्णांक घात में होनी चाहिए, यहाँ तो ऋण आ रहा है पूर्णांक में, घात के अंदर,
तो यह बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बहुपद का मतलब समझ गए होगे। एक बार दोबारा देखो कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात होती है जो ऋणोत्तर पूर्णांक होती है वह बीजीय होती है, वह बहुपद कहलाता है। इसका जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप ले लो, और ए टू एक्स स्क्वायर ले लो, और यहाँ ए वन एक्स ले लो, और यहाँ ए नॉट ले लो, इस तरह से ए जीरो इसको मतलब ए जीरो है, ये भी क्या है, ये भी बहुपद है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं ए जीरो एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं ना। जैसे 5 है तो 5 भी बहुपद है, क्योंकि 5 को हम ऐसे लिखते हैं 5 एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स पावर जीरो का मान 1 होता है। अच्छा, तो अब देखो इसमें ये ए एन माइनस वन, ये ए स्क्वायर ए वन, ये क्या है, ये गुणांक है। रियल संख्याएं तो हैं, वास्तविक संख्याएं, लेकिन ये जो चर है इनके गुणांक है, गुणा में लगे हुए हैं तो गुणांक है। और ये एन है एक्स की पावर एन माइनस वन है, एक्स स्क्वायर है, ये है ना, ये क्या है, पावर है, घात है, ये घात है। और ये इतना इतना एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो ये यहाँ से हमको गुणांक की भी जानकारी मिल गई कि चर के साथ में जो राशि गुणा में होती है वह गुणांक कहलाती है। यहाँ घात के रूप में मिल गई जानकारी हमको, पावर के रूप में जानकारी मिल गई, और यहाँ पदों की भी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चर। चर का मतलब क्या समझते हो, नाम से पता लगा वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, यानी वेरी करता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, इस तरह से ये चर है, इनकी वैल्यू बदल सकती है, बदलती रहती है। और अचर, अचर वह राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। जैसे 5 है, अब 5 में का मान थोड़ी बदलेगा, 5 तो 5 है, 5 है, 7 है, 1 है, कुछ भी है, इस तरह से। तो इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। चर का मतलब है इसकी वैल्यू बदलती रहती है, और अचर का मतलब इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है हमारे पास में कि इसमें विभिन्न डेफिनेशंस आई हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छे से देखना, परिभाषाएं देखिए। एक नंबर पर है एक पदीय बहुपद। देखो आप पद का मतलब समझ रहे होगे, जैसे मान लीजिए ये, जैसे मैंने इस तरह से ले लिया, यहाँ x प्लस में 5 7 कुछ भी ले लिया, और यहाँ तो इसमें देखो काउंट करो, यहाँ 1 और ये 2, तो 2 पद हैं। और ये एक पद, ये नाम क्यों पड़ा है, इसमें केवल एक ही पद होगा। जैसे यहाँ x है तो एक पद है, यहाँ 5x लें तो ये दोनों मिलाकर भी एक ही है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ x अपॉन 5 है तो ये भी एक पदीय ही है। तो इसका मतलब समझ गए होगे आप अच्छे से। एक पदीय का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पद होता है। जैसे सिंगल x है हमारे पास में तो भी एक पदीय है, यहाँ 2x है तो भी एक पदीय है, और x/2 5 है तो भी एक पदीय है। और इस तरह से, क्योंकि ये पूरा पद एक ही काउंट किया जाता है, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई में भी। तो एक पदीय का मतलब समझ गए होगे कि जिसमें केवल एक पद होता है उसको हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है द्विपदीय बहुपद। नाम से पता लग रहा है कि वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस में 7 है, देखो 1 2 2 पद है, यहाँ x प्लस में y, यहाँ भी पद 2 हैं। जैसे सर अलग अलग होना अलग बात है, लेकिन पद 2 है, इस तरह से काउंट करेंगे 1 2। यहाँ 2xyz प्लस में 5 ऐसे है। तो देखो ये पूरा मिला करके एक पद है, और ये फिर दूसरा है, यानी प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं पद। तो द्विपद का मतलब समझो जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसको द्विपद कहते हैं। त्रिपद, त्रिपद का नाम से पता लग रहा है कि जिसमें पदों की संख्या होती है जो 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। जैसे यहाँ ले लिया मैंने x² प्लस में 5x प्लस में 7, देखो काउंट करो 1 2 3, 3 पद हैं इसके अंदर। प्लस माइनस में कुछ भी जुड़ सकता है, जैसे x³ माइनस 2x² और माइनस के 100, इस तरह से। प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंटिंग कर दो, देखो प्लस माइनस से तो सेपरेट होते हैं पद। जैसे ये पहला एक पद है, अब इस साइन से ये दूसरा सेपरेट हो गया। मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं होते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। तो और ये देखो 1 2 और 3 हो गई। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद।
ये तो पदों की जो संख्या के अकॉर्डिंग, वैसे पदों की संख्या बहुत सी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट 1, 2 और 3 का तो नाम आपको याद रहना चाहिए कि एक पद को क्या बोलते हैं, एक पदीय जिसमें केवल एक पद हो, द्विपद में 2 पद होते हैं और त्रिपदीय में 3 पद होते हैं। अब पावर के आधार पर इनका नामकरण किया गया है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले पदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस में 7 है। अच्छा, अब यहाँ हम पद नहीं गिनेंगे, यहाँ से यहाँ पावर देखेंगे, पावर, तो इसकी पावर 1 है, तो वो क्या है, रैखिक बहुपद है। ये क्या है, रैखिक बहुपद है। y प्लस में 3 है, तो ये देखो पावर इसकी 1 है, तो यहाँ क्या है, ये रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट है द्विघातीय बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है, इन 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 ऐसे। अब यहाँ पद नहीं गिनने हमको उस चर की अधिकतम घात देखनी है, तो इसकी देखो अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद हो गया। जैसे y की पावर 2 है और तो भी ये द्विघातीय है ना, r की पावर 2 है तो द्विघातीय है। नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, अर्थात वह बहुपद जिसमें घात उसकी 3 हो, चर की घात है। ये त्रिघात का मतलब ये चर की घात है, ये घात क्या है, ये चर की घात है इसके अंदर सब। ये तो चर के जैसे मान लीजिए x है, x³ प्लस में 7 दे देता हूँ, तो यहाँ x की अधिकतम पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। आगे कम कितनी भी हो सकती हैं, जैसे x की पावर 3 या मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो, और यहाँ 2x की पावर 100 ले लो भले, प्लस में x प्लस में 9 कुछ भी ले लो, लेकिन जो चर की अधिकतम घात होती है ना, उसके नाम से ही नामकरण किया जाता है। तो देखो इसमें घात अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। यदि ये नहीं होता तो ये द्विघातीय बहुपद होता, और ये भी नहीं होता तो ये एक घातीय बहुपद होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको पदों के बारे में समझ में बैठ गया होगा और उनकी घात यानी डिग्री के बारे में समझ में बैठ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है हमारे पास में बीजीय सर्वसमीकाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, पहले तो ये देखिए। बीजीय सर्वसमीकाएं वो होती हैं, एक बीजीय सर्वसमीकरण एक बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। जैसे हमने x प्लस वाई की पावर हमने 2 ले ली, तो यहाँ ये चरों के सभी मानों के लिए ये सत्य हैं। जैसे x, तो यहाँ जैसे मान लिया x प्लस में 2 ले लिया, 5 ले लिया, इसका पावर 2 ले लूँ, तो ये भी इस फॉर्मूले से खोला जाएगा। यहाँ 2x प्लस में 3y ले लिया, तो ये भी इस फॉर्मूले से खुलेगा। तो इन सब के लिए यानी इनका मान है जो सत्य होता है, और इसलिए ये बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। अब जो महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं उनको हम याद भी करेंगे और समझेंगे भी। पहला है x प्लस वाई की होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। देखिए इसके अंदर जैसे आप है x प्लस वाई है, इसकी पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखो, x प्लस वाई और इंटू में x प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, x को एक बार, इसको y को एक बार, तो यही निकल करके आएगा। इसी प्रकार से दूसरी है आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी। और इसका भी डेरिवेशन इसी प्रकार से x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो एक बार यहाँ प्लस में कर देते हैं, एक बार माइनस में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये कैसे आया इसका डेरिवेशन भी समझा दूंगा मैं। ये इस तरह से होगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा याद करना इसको,
ये और फॉर्मूले तो ईजी हैं, याद हो जाते हैं, ये थोड़ा सा कम याद होता है बच्चों के। ये कैसे आया मैं डेरिवेशन इसका समझा देता हूँ आपको। तो देखो इसके अंदर हम ये ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x प्लस ए और x प्लस में b। तो यहाँ x ले लो, इस x के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस में a लो और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बी और प्लस में ए एक्स और प्लस में ए बी। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में मैंने x कॉमन ले लिया, तो b प्लस ए और प्लस में ए बी। अच्छा, a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं और a प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमभिन्नता का नियम का पालन करते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी और इनटू में x प्लस में ए बी। तो ये डेरिवेशन हो गया इसका। तो ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन बता दिया इसका, और फिर भी याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन है इस पर, तो ये आइडेंटिटी याद रहेगी तो आपके इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। अब हम चाहें, ये ठीक है, इसी तरह से याद करो इसको, और हम चाहें तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा प्लस y प्लस जेड बच जाएगा प्लस में z प्लस में x बच जाएगा। ये कैसे आया, तो इसी पूरे ब्रैकेट को 2 बार लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो आपस में, x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर y को, फिर z को, तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि x प्लस वाई की पावर 3, तो x प्लस वाई की होल क्यूब क्या हो जाता है, देखो x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। अब लिखने का थोड़ा अलग अलग स्टाइल हो सकता है, हम कोई इसको इस तरह से लिख सकता है कि x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। अब हम चाहें तो इन दोनों में 3x वाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x के क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x वाई और यहाँ x प्लस में y। बट इसको ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला है मेन, इसमें ये इसको याद करना ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ये तो डेरिवेट कर लेंगे अपन कॉमन लेकर के। नेक्स्ट है x माइनस वाई की पावर 3, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसको क्या होगा फॉर्मूला, आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा इसको याद करने की। x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर और माइनस में वाई क्यूब। अब देखो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसमें देखो, आप तो इस फॉर्मूले को याद रखो, आप तो इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या x प्लस में माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नहीं लिखते हैं। तो देखो a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई का क्यूब वाला। तो अब यहाँ देखो कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर यदि सम होती है ना, सम, तो वो है प्लस का होता है, और माइनस की पावर यदि विषम होती है तो वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो देखो यहाँ इसके अनुसार खोल रहे हैं, तो एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब लिख दो प्लस एक्स क्यूब, प्लस में देखो हमने y को माइनस किया है तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर और y माइनस का है तो माइनस का y, और प्लस में यहाँ 3x और माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में y की क्यूब। तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, x का क्यूब, और ये माइनस पावर 1 है तो माइनस का रहेगा, माइनस में 3x स्क्वायर y, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि पावर सम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर, और ये देखो पावर विषम है तो माइनस का हो जाएगा y का क्यूब। इस तरह से हो गया। तो यही तो फॉर्मूला है, देखो यही लिखा है मैंने। आप ये ध्यान रखो, पावर y की विषम है तो माइनस कर दो, सम है तो प्लस कर दो। देखो ये सम है तो प्लस हो गया, विषम थी तो माइनस हो गया, इसकी पावर विषम थी तो माइनस हो गया। और लिखने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसे लिख सकते हैं इसको x का क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब
और -3x² और प्लस में 3xy²। अब हम चाहें तो इनमें कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy, यहाँ से x बच गया और यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि बाहर माइनस ले रखा है, तो माइनस और ये y, ये भी फॉर्मूला है। बट आपको इसको याद रखना है ज़्यादा, ये तो हम सब डेरिवेट कर लेंगे कॉमन लेकर के, मेन फॉर्मूले ये हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा इसको फॉर्मूले को याद करना आप। और y जहाँ पावर इसकी विषम है तो माइनस कर दो और सम है तो प्लस कर दो, ये इस फॉर्मूले को डेरिवेट बता दिया बाबू। नेक्स्ट है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस y प्लस z और ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस में z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये कैसे आया साहब, देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को, यानी x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, z को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ज़्यादातर टर्म्स हैं जो कट जाएंगे और बाद में हमारे पास फाइनल आंसर यही बच जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, थोड़ा इसमें अलग से जानकारी दे देता हूँ मैं। यदि देखो यहाँ से यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा हो ना, तो इसमें x³ प्लस y³ प्लस में z³ इक्वल टू में 3xyz होता है। इसको याद रखना, इस पर कई क्वेश्चन है, क्यों होता है वो भी समझा देता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन है अपना, ये आइडेंटिटी है यानी सर्वसमीका है, और इसको मैं 0 कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ 0, तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया क्योंकि कंडीशन ये आ गई कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो अब इसकी जगह पूरा 0 रख देंगे, तो यहाँ क्या रख दिया हमने, देखो x, क्वेश्चन क्या है ये, x³ प्लस y³ प्लस में z³ माइनस 3xyz। अब इसकी वैल्यू 0 होने से ये पूरा टर्म्स 0 बन गया, ये तो 0 बन गया। अब इस माइनस को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये केस बन जाएगा x³ प्लस y³ प्लस में z³ इक्वल टू में 3xyz। ये विशेष केस है, जब लगता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा हो तो लगेगा ये, अदरवाइज आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, आपको ये लग रहा होगा कि दोनों सेम लिख दिया साहब, ये सेम नहीं है। देखो आप, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपर क्लास में भी बहुत यूज होगा इसमें इसका, तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, अच्छे से माइंड में बैठा देता हूँ आपके। देखो यहाँ एक बार इसको इस तरह से लिख दो आप, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो माइनस का 2ab होगा इसमें, याद रखना। बहुत ही, जैसे x की पावर 8 है प्लस में y की पावर 8 है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना पावर में इस तरह से आती है, उनमें को सोल्व करने में बहुत ईजी होता है ये। इसी प्रकार से ये कैसे हो सकता है, दूसरे तरीके से ऐसे भी हो सकता है ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी यहाँ प्लस का फॉर्मूला ले रहे हो तो माइनस में 2ab करो, और माइनस का फॉर्मूला ले रहे हो तो प्लस में 2ab करो, जब जाकर के सेटिस्फाई होंगे। मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से आपको, देखो कैसे आए। यहाँ से हमने एक नंबर ये प्रूव किया है कि a² प्लस में b² a² प्लस में b² इक्वल टू में लिखा है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसको सोल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखा रखा है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इससे ये कट गया तो a² प्लस b² ही बच गया। इसी प्रकार से माइनस वाले को देखो a³ प्लस a² प्लस b² इक्वल टू क्या बच जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ माइनस का लेते हो तो यहाँ प्लस करो, देखो ओपन करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये देखो इससे ये कट गया तो a² प्लस b² ही बच गया। तो ये था इसका बेसिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में बैठा होगा। इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद करो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे ना आप, बड़ी क्लासों में जाओगे, जैसे 10th पास करने के बाद में, 12th पास करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद में, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करना।
Thank you for watching video. Like, subscribe and comments.